विद्यार्थियों, मित्रों और अभिभावकों, आप सभी का चंद्र एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित होगा कि आगामी दिनों में अति शीघ्र राजस्थान पीटीटी परीक्षा का आयोजन होना प्रस्तावित है और पिछले वीडियो में मैंने आवेदन से संबंधित चर्चा की थी और मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं उन्होंने आवेदन कर दिया होगा। तो आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों के मन में परीक्षा में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम से संबंधित एक बड़ा भ्रमजाल फैला हुआ है कि आखिर इन परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न और किस विषय से संबंधित और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में अपन इन बिंदुओं पर कंप्लीट चर्चा करेंगे कि आपके 4 वर्षीय और 2 वर्षीय पीटीटी परीक्षा के पाठ्यक्रम में एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस पैटर्न के बेस पर किस विषय से संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को सुनने के बाद अति शीघ्र आगामी दिनों में 21 मई को प्रस्तावित पीटीटी परीक्षा को लेकर तैयारी आज से अभी से ही शुरू कर दीजिए ताकि आप उस परीक्षा में सफल होकर के अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, अगर बात करते हैं पाठ्यक्रम से संबंधित, तो पाठ्यक्रम से संबंधित बात करते हैं तो आपका जो कुल पेपर होता है वो 700 अंक का होता है और कुल 4 भागों में वो आपका डिवाइड रहता है। अब 4 भागों में कौन कौन से विषय आते हैं इसकी भी चर्चा कर रहे हैं और उन विषयों में कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनकी भी डिटेल चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटीटी पाठ्यक्रम। तो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा निश्चित एजेंसी के माध्यम से पीटीटी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में पीटीटी परीक्षा 2023 का आयोजन गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा एग्जाम की तिथि को भी निश्चित कर दिया गया है कि 21 मई को आपका पीटीटी का परीक्षा का आयोजन करवाना तय किया गया है। उसी क्रम में अपन सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो सिलेबस की चर्चा की बात करें तो अपना जो पीटीटी का सिलेबस है वो 700 अंकों में 4 भागों में डिवाइड रहता है, यानी कि सेक्शन ए, बी, सी और डी, इन 4 भागों में आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है। विद्यार्थियों, ये 600 अंक है, इसमें आपको कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 3 अंक का होगा, यानी कि बात करते हैं 200 प्रश्न और 600 अंक, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का और समय है वो आपका यहाँ पर 3 घंटों का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगली बात करते हैं कि इन 4 भागों में किस विषय से संबंधित सवाल आएंगे। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि इस परीक्षा में कोई भी ऋणात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको 200 के 200 प्रश्न आपको अटेंड जरूर करने हैं, चाहे आपको प्रश्न आता हो या नहीं आता हो। अब सबसे पहले भाग पर चर्चा करते हैं। तो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपकी मेंटल एबिलिटी क्या आएगी, मेंटल एबिलिटी, वो आपका कितने क्वेश्चन आएंगे। मेंटल एबिलिटी में आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि सेक्शन ए आपका 150 अंक का होगा और 50 प्रश्न मेंटल एबिलिटी से संबंधित आपको पूछे जाएंगे। क्या है मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक है, इनकी भी चर्चा अपन आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपका है, एक तो है टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपके समझ के आधार पर प्रश्न आएंगे कि आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं और आपको बच्चों को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी समझ विकसित करनी जरूरी है, उससे संबंधित आपके दिमागी ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न 3 अंक का होगा और 150 अंक आपके निर्धारित किए गए। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको 0 अंक मिलेंगे, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन को कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो कोई न कोई अंक आपको वहां पर जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर बाकी प्रश्नों की तरह 0 मिलता हो, यानी कि अगर आप सबसे प्रभावशाली उत्तर का चयन करते हैं तो वहां पर आपको 3 अंक मिलेंगे। उससे थोड़ा कम प्रभावी होगा तो वहां पर आपको 2 अंक मिलेंगे और उससे भी थोड़ा कम अंक प्रभावी होगा तो वहां पर आपको 1 अंक मिलेगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं होगा तो वहां पर आपको
0 अंक मिलेगा। बात करते हैं सेक्शन 6 की ओर, भाग 3। भाग 3 में आपको जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस खंड में भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक का अंक बार देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट और अंतिम सेक्शन डी भाग 2 अंतिम भाग है। इसमें आपको लैंग्वेज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज। अब कई बार विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि अपने को यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों करनी है या इंग्लिश करनी है या हिंदी करनी है, कौन सी करनी है। तो विद्यार्थियों आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर दोनों करनी नहीं है। आपको हिंदी अच्छी आती है तो 50 क्वेश्चन आप हिंदी के अटेंड करें, और अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो वहां पर आप 50 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अटेंड करें। ऐसा नहीं हो कि 25 क्वेश्चन हिंदी के कर दिए 25 इंग्लिश के कर दिए, ऐसा आपको नहीं करना है। और ये भाग भी आपके 150 अंक का होगा। इस प्रकार 4 भागों को मिलाएं तो कुल 700 अंक का आपका पेपर हो गया। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की कि इस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक हैं, भाग हैं, उनमें डिटेल सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो करते हैं मेंटल एबिलिटी से। मेंटल एबिलिटी यानी ये भी दिमागी कसरत है। इसमें सबसे पहले आपकी रीजनिंग दे रखा है। जैसे रीजनिंग है तो बेसिक रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जैसे दिशा परीक्षण है, घड़ी से संबंधित सवाल हैं, इसके साथ साथ कैलेंडर से संबंधित सवाल हैं, रिश्ते नातों से संबंधित सवाल हो सकते हैं, वैन आरेख से संबंधित सवाल हो सकते हैं, घन और पासों से संबंधित सवाल हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे रीजनिंग के ऐसे टॉपिक हैं वो आपको रीजनिंग में देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने केवल रीजनिंग लिखा है इसलिए बेसिक जो भी रीजनिंग है, बेसिक रीजनिंग के 10-12 टॉपिक हैं उनको आपको तैयार करने हैं। दूसरा आता है कल्पना, इमेजिन से संबंधित। जैसे इमेजिन से संबंधित सवाल कैसे आएंगे, जैसे आपको रिश्तों से संबंधित सवाल है और वहां पर पूछा जा सकता है, यहाँ आपको ऐसे पूछा, माना कि एक तस्वीर है उसमें एक व्यक्ति का चित्र अंकित किया गया है, उसको वो आपकी तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे कल्पना वाले सवाल भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तीसरा है निर्णय और निर्णय लेना, यानी कि यहाँ पर आपको निर्णय से संबंधित सवाल, जैसे कोई कथन आ गया और निष्कर्ष आ गया, यहाँ पर आपको 2 गोले देगी, 3 गोले वैन आरेख से संबंधित सवाल होंगे और वहां पर आपको पूछा जा सकता है कि क्या इसमें ये शामिल है या नहीं, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग से संबंधित सवाल भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि रचना से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्यकरण है, जनरलाइजेशन है, वहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के संबंधित जो भी, जैसे प्लस है माइनस है, इसका गुणा का अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, ऐसे सवाल भी आपको मेंटल एबिलिटी में पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी का अंतिम टॉपिक आता है निष्कर्ष निकालना। सेम वही कथन निष्कर्ष वाली बात आ रही है, सेम इसी में आपको 2 कथन दे देंगे, 2 निष्कर्ष दे देंगे, ऐसे आपको कथन देकर देंगे और उसमें से देंगे कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 व दोनों सही है, 1 व 2 दोनों ही सही नहीं है। ऐसे आपके निष्कर्ष वाले भी आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है उनको भी तैयार करना पड़ेगा अगर आप बीएड और 4 वर्षीय एकीकृत बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश लेना चाह रहे हैं। चलते हैं दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग है आपका टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें आपको जैसे सामाजिक परिपक्वता से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं, नेतृत्व से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप एक टीचर हैं और कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप किस प्रकार से एक, जैसे मान लो कक्षा में एक लड़का है वो ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं दे रहा है तो आप इसको किस प्रकार से संभालेंगे, ऐसे प्रश्न आपके नेतृत्व से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ व्यवसायिक प्रतिबद्धता है, पारस्परिक संबंध है, कोरिलेशन से संबंधित सवाल है, संसार से और जागरूकता की समाज में ये हो रहा है तो आप एक सामाजिक नागरिक होने के नाते समाज सेवा के रूप में किस प्रकार समाज को जागरूक करेंगे, ऐसे भी सवाल यहाँ आपको टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, ये आप 1-2 मॉडल पेपर निकाल लेना और उनको आपकी समझ बन जाएगी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगली बात करते हैं तो वो आता है जनरल अवेयरनेस से संबंधित। अब जनरल अवेयरनेस में आपका नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट का करंट पूछा जा सकता है। उसके साथ भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित नॉर्मल बेसिक सवाल बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ वर्तमान और अतीत से संबंधित मान भारतीय व्यक्तित्व, जैसे कोई खिलाड़ी हो सकता है या कोई अच्छे पद पर कोई व्यक्ति है या जो यूनिवर्सिटी के कुलपति से संबंधित है, ऐसे बड़े पद के व्यक्ति हैं जो मान व्यक्तित्व है या किसी महापुरुष के बारे में,
ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ पर्यावरण जागरूकता से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित भी सवाल रहेंगे और राजस्थान आदि के बारे में ज्ञान, यानी कि यहाँ पर लिखा है राजस्थान आदि के बारे में ज्ञान, इसका मतलब आपको राजस्थान जीके को भी बेसिक रूप में देखना है, क्योंकि राजस्थान जीके यहाँ पर ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। अब लास्ट एंड फर्स्ट ये आता है लैंग्वेज। ये विद्यार्थियों की बहुत दिक्कत करती है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट टॉपिक नहीं दिए गए, यहाँ जैसे वोकेबुलरी दे रखा है, तो वोकैब से संबंधित जितने भी जैसे वोकैब रटने वाले टॉपिक हैं, जैसे ये हो सकते हैं, ये आपको याद करनी। जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पर विलोम शब्द हो सकते हैं, पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, शब्द युग्म हो सकते हैं, अनेकार शब्द हो सकते हैं, समानार्थक शब्द हो सकते हैं, मुहावरे हो सकते हैं, लोकोक्ति हो सकते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के एग्जाम में उपस्थित होना है। उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रामर है, यानी कि जो व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ऐसे जो टॉपिक हैं जैसे वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, ये सवाल भी आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये स्पष्ट दे रखा है, वाक्यों का क्रम ये भी पूछा जाता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इंग्लिश में है तो वहां पर सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि वाक्यों को एक निश्चित क्रम में बैठाइए। ऐसे सवाल भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगले बात आती है कॉम्प्रेशन, यानी कि वहां पर आपको पैसे से संबंधित सवाल भी मिलेंगे। पैसे दे रखा है, उसमें से आपको कुछ सवाल रेखांकित करके पूछ दिया कि इसका यहाँ तो विलोम पूछा जा सकता है, यहाँ पर कोई लाइन दे दी, इससे संबंधित कौन सा है, ऐसा भी वहां पर आपको पूछा जाएगा। उसके साथ साथ बेसिक शब्दावली है, जैसे इंग्लिश की बात करें तो ऑटोनॉम्स है, सिनोनॉम्स है, इडियम्स है, फ्रेज हैं, ऐसे टॉपिक हैं, प्रीफिक्स है, सुफिक्स है, ऐसे शब्दावली भी वहां पर आपको पूछ जाएगी। उसके साथ साथ कार्यात्मक व्याकरण है। कार्यात्मक व्याकरण की बात करें तो जैसे पत्र लेखन है, तो पत्र लेखन में जैसे कार्यालय पत्र क्या होते हैं, बाकी जितने भी पत्र है जैसे 5-6 प्रकार के हैं, उन पत्रों से संबंधित भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और लास्ट इसमें वाक्य संरचना, ये वाक्यों का निर्माण करना, जैसे इंग्लिश है तो वहां पर आपको हिंदी देकर पूछ लेता है कि इसका इंग्लिश करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पर को इंग्लिश देकर ऐसा पूछा जा सकता है कि इसकी हिंदी क्या बनेगी। तो ऐसे सेंटेंस भी, वाक्य संरचना या शुद्ध वाक्यों से संबंधित सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों मोटा मोटी ये सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है। मैंने जितना भी सिलेबस बताया है उनसे कोरिलेट जो भी टॉपिक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैंने बहुत अच्छे से इसको बहुत डीप से समझाने का प्रयास किया है और इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ के परीक्षा में उपस्थित हुए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि बिना पढ़े आप पीटीटी परीक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते। हालांकि आर्ट्स के जो विद्यार्थी होते हैं वो बिल्कुल स्लो लेवल में पढ़ते हैं, बिल्कुल कम पढ़ के जाते हैं तो भी वो परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं, क्योंकि आर्ट्स में लगभग अब वर्तमान में बात करें तो लगभग 1 लाख से ऊपर सीटें आ रही हैं। अगर 1 लाख सीटें भी अपन माने तो वहां पर जो 70% सीटें होती है वो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहती है और 20% साइंस और 10% कॉमर्स के विद्यार्थी। हमारे साइंस के जो एस्पिरेंट है वो बिल्कुल पीटीटी परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं, क्योंकि साइंस में 20% सीटें हैं और कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो गया है। अगर मैं मेरे खुद की बात करूं तो मैं जिस टाइम ग्रेजुएशन बीएससी करके निकला था उस टाइम हमारे कॉलेज के लगभग 50 से अधिक विद्यार्थियों ने यह पीटीटी परीक्षा दी थी। हम उसमें से केवल और केवल 3 विद्यार्थी ही पीटीटी में उत्तीर्ण हुए थे, बाकी सारे विद्यार्थी पीछे रह गए थे। उसमें से हम 2 विद्यार्थी ऐसे थे जो पहली लिस्ट में हो गए थे और एक एस्पिरेंट ऐसा था जो तीसरी लिस्ट में पास हुआ था। इसलिए विज्ञान के जो विद्यार्थी है ना वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें, नहीं तो आपका 1 साल बिल्कुल खराब जाएगा, आप बीएड करने से वंचित रह जाओगे और टीचर भर्ती के लिए योग्य नहीं हो पाओगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सिलेबस से संबंधित जो भी चर्चा है वो समझ में आई होगी। अति शीघ्र आप इस परीक्षा का पाठ्यक्रम जो किताबें हैं वो ला करके शुरू कर दें और 1 महीने का समय आपके पास अनुमानित अभी बचा है, जो डेट निर्धारित है उसके अनुसार, और जल्दी से लग जाएं। 1 महीने में अपने आप को उस परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर दें और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करके अपना एडमिशन बीएड जैसे पाठ्यक्रमों में ले लें और अपना भाग्य आजमाएं। तो उम्मीद कर रहा हूं वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर लगातार कंपटीशन से संबंधित कक्षाएं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसी के साथ आप एजुकेशन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे चंद्र एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए
और इस सिलेबस की जो पीडीएफ है उसको भी मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी टॉपिक क्या है। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आज का यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।